हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल कॉमर्स एकेडमी। और आज के इस वीडियो में हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड अकाउंटिंग कन्वेंशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सो अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जैसा कि अकाउंटिंग जो है कि एक लैंग्वेज है बिजनेस को समझने के लिए। बिजनेस का अकाउंटिंग को बिजनेस का लैंग्वेज बोलते हैं। बिजनेसमैन कोई भी बिजनेस जब स्टार्ट करता है तो वो इसी पर्पज से स्टार्ट करता है कि वो अपने बिजनेस से प्रॉफिट अर्न करे। अर्निंग के पर्पज से ही करता है, अपने गुड्स को सेल करे और उससे प्रॉफिट अर्न करे। तो बेसिकली जो बिजनेसमैन है उसे रिजल्ट चाहिए होता है अपने बिजनेस का, कि उसके बिजनेस की क्या पोजीशन है, क्या स्टेटस है, उसका बिजनेस ग्रो कर रहा है या नहीं। तो वो सारी जो उसकी रिजल्ट है वो बिजनेसमैन को अकाउंटिंग के थ्रू जो है बिजनेसमैन को रिजल्ट पता चलता है कि उसके बिजनेस की क्या पोजीशन है। तो जब वो बिजनेस के अंदर अपने सारे रिकॉर्ड्स को जर्नल में कन्वर्ट करके, फिर उसके बाद लेज़र करके, जो भी अकाउंटिंग की साइकिल है उसको प्रोसीजर को फुलफिल करके जो भी रिजल्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करता है, तो उससे उसे उसके बिजनेस का स्टेटस और पोजीशन फाइंड होता है। तो इसके लिए प्रोसीजर वो फॉलो करता है। वो ऐसे ही नहीं अनऑर्गेनाइज्ड वे में अपने सारे रिकॉर्डिंग्स वगैरह से फाइंड नहीं हो पाता कि उसकी क्या स्टेटस है। एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर होता है कि बिजनेस की पोजीशन क्या है, बिजनेस का क्या रिजल्ट है, प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, उसको फाइंड करने का। तो बेसिकली जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है वो अकाउंटिंग को सिस्टमेटिक वे में अप्लाई करने के लिए एक प्रिंसिपल्स होता है, जो एक गाइडलाइन उसको प्रोवाइड करती है कि किस टाइप से अकाउंटिंग किया जाए। So here, accounting principles are the body of doctrine commonly associated with the theory and procedures of the accounting. They provide a standard for sound accounting practice and procedures in reporting the financial status and periodic performance of the business. जो भी बिजनेस का जो भी फाइनेंशियल स्टेटस है, वो पीरियोडिक परफॉर्मेंस क्या है बिजनेस की, वो हमें अकाउंटिंग के ही थ्रू पता चलता है। तो ये अकाउंटिंग जो है एक सिस्टमेटिक, बिजनेस को एक नीड होती है कि बिजनेस जो है अकाउंटिंग को एक सिस्टमेटिक वे में करे। तो उसके लिए एक प्रिंसिपल है, गाइड जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है वो उसके लिए बेसिकली एक गाइडलाइन प्रोवाइड करता है कि किस तरीके से जो भी बिजनेस के अंदर जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं, जो भी टर्म्स हैं, उसको सिस्टमेटिकली किस तरह से बिजनेसमैन कंप्लीट करे। So these principles can be classified into two categories. इस principle को दो categories में classified किया गया है. First one is accounting concept and second is accounting convention. सो बेसिकली अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है एक गाइडलाइन है, रूल्स रेगुलेशन है, जो अकाउंटिंग को प्रिपेयर करने के लिए एक सिस्टमेटिक जो भी रूल्स है वो प्रोवाइड करता है। Here is accounting principle must satisfy the following condition. अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल ने तो बिजनेस के अंदर जो भी अकाउंटिंग हो रहा है उसके लिए एक रूल्स एंड गाइडलाइंस तो प्रोवाइड कर दिए, बट वो जो गाइडलाइन है उसके अंदर कुछ नेसेसिटीज, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होना जरूरी है ताकि लोग उसको ईजिली अंडरस्टैंड कर सके। सो दीज कंडीशंस आर दे शुड बी बेस्ड ऑन रियल एजम्पशंस। अब जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है वो रियल एजम्पशंस पे बेस्ड होना चाहिए, रियलिटी पे बेस्ड होना चाहिए। वो कुछ भी इमेजिनरी नहीं होना चाहिए, पूरी तरह रियल होना चाहिए। जो भी ट्रांजेक्शन्स रियल में हो रहा है उसको रियलिटी में किस टाइप से इम्प्लीमेंट करना है उस पर पूरी तरह बेस्ड होना चाहिए। नेक्स्ट इज दे मस्ट बी सिंपल, अंडरस्टैंडेबल एंड एक्सप्लेनेटरी। जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है वो सिंपल होना चाहिए ताकि जो भी अकाउंटेंट हैं, जो भी बिजनेस के अंदर जो अकाउंटिंग प्रोसीजर कर रहे हैं उनको वो सिंपली वो कर सकें, और जो बिजनेसमैन जिसको उस अकाउंटिंग रिजल्ट की ज़रूरत होती है और भी जो यूज़र्स हैं उनको वो अकाउंटिंग रिजल्ट्स देख के सिंपली वो उस चीज़ को समझ सके। तो जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है वो सिंपल होना चाहिए और अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। नेक्स्ट इज दे मस्ट बी फॉलोड कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मीन्स जो हमने विद इन अ पीरियोडिक ईयर जो हमने एक अकाउंटिंग प्रोसीजर फॉलो किया, वो अकाउंटिंग प्रोसीजर एक बिजनेस के अंदर सारे पीरियोडिक ईयर में जो भी उसका फाइनेंशियल ईयर है उसमें सेम प्रोसीजर, सेम अकाउंटिंग जो प्रिंसिपल है वो फॉलो होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होना चाहिए। जब कंसिस्टेंसी होगी तभी हम कंपेयर कर पाएंगे अपने रिजल्ट को प्रीवियस, अपने जो अभी का करंट रिजल्ट है उसको हम प्रीवियस रिजल्ट से कंपेयर कर पाएंगे कि अभी हमारी कंडीशन क्या है और वो हमारे प्रीवियस कंडीशन से किस हद तक, किस लिमिट तक ग्रो हुई है या फिर लॉस हुई है। ये सारी चीज़ें हम फाइंड कर पाएंगे जब उसमें कंसिस्टेंसी होगी।
नेक्स्ट इज दे शुड बी एबल टू रिफ्लेक्ट फ्यूचर प्रेडिक्शन। अब जो हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल है वो ऐसा होना चाहिए कि उसके बेसिस पे हम जो भी फ्यूचर का जो भी हमारा प्रेडिक्शन है वो कर सके। हम जो फ्यूचर जो भी बिजनेस के अंदर जो भी डिसीजन फ्यूचर के लिए होते हैं वो डिसीजंस अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बेस्ड पे जो अकाउंटिंग प्रिपेयर होता है उसके बेसिस पे बिजनेस के अंदर जो मैनेजमेंट है वो डिसीजन टेक कर सके। उस टाइप का होना चाहिए कि जो कि रिफ्लेक्ट करे फ्यूचर्स प्रेडिक्शंस को। एंड नेक्स्ट इज दे शुड बी इंफॉर्मेशनल फॉर द यूजर्स। अब जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है उसमें कुछ ऐसे प्रोसीजर्स होने चाहिए, इस टाइप से उसे प्रिपेयर किया जाना चाहिए कि वो जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है वो यूज़र्स के लिए बेनिफिशियल होने चाहिए और यूज़र्स को जिस टाइप का इन्फॉर्मेशन चाहिए वो उन्हें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अकाउंटिंग के थ्रू मिल सके। सो नेक्स्ट इज अकाउंटिंग कंसेप्ट। Here, accounting concept define the assumptions on the basis of which financial statement of a business entity are prepared. These accounting concept lays the foundations on the basis of which the accounting principle are formulated. बेसिकली जो हमारा अकाउंटिंग कंसेप्ट है वो एक आइडिया है, एक थ्योरेटिकल आइडियाज़, एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है जिसके बेसिस पे कि हम बिजनेस के अंदर जो भी अकाउंटिंग प्रोसीजर्स होगा, जो भी अकाउंटिंग प्रिपेयर किया जाएगा वो इसके लिए एक कंसेप्ट प्रोवाइड करता है कि क्या क्या कंसेप्ट है, क्या क्या एजम्पशंस हैं जो कि फॉलो होंगे। बेसिकली एक आइडिया होता है कि उस थ्योरेटिकल आइडिया के बेसिस पे हम जो भी बिजनेस के अंदर जो भी अकाउंटिंग प्रिपेयर होगा वो इसी पे बेस्ड प्रिपेयर होगा। नेक्स्ट इज अकाउंटिंग कन्वेंशन। Accounting convention is a custom or practice based on general agreement between the accounting bodies which guide the accountant while preparing the financial statement. जो अकाउंटिंग कन्वेंशन है वो बेसिकली एक अकाउंटिंग कस्टम होता है जो कि जनरली जो भी अकाउंटिंग बॉडीज़ है और जो अकाउंटेंट है जो अकाउंटिंग को प्रिपेयर करेंगे उनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है कि वो किस टाइप से अकाउंटिंग कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे, उसको एक मेथड में, एक प्रोसीजर में किस टाइप से इम्प्लीमेंट करेंगे, किस टाइप से प्रिपेयर करेंगे। सो दीज आर द अकाउंटिंग कन्वेंशन। नेक्स्ट इज Here we see the distinction between accounting concept and accounting convention. Accounting concept और accounting concept में क्या difference है अब वो हम यहाँ देखते हैं। Basically first one is concept is a theoretical idea। जैसा कि मैंने अभी कहा कि जो accounting concept है वो theoretical idea है और convention जो है एक method है, procedure है accepted by general agreement। जैसे हम जो accounting bodies और accountant के बीच में एक agreement के through उसे accept किया जाता है कि किस method को follow करके एक accounting prepare किया जाए। Next is अकाउंटिंग कंसेप्ट आर नॉट बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कन्वेंशन। अकाउंटिंग कंसेप्ट जो है वो इंडिपेंडेंट है, वो बेस्ड नहीं होता अकाउंटिंग कन्वेंशन पे, बट जो अकाउंटिंग कन्वेंशन है, जो भी मेथड्स हम कन्वेंशन के अंदर फॉलो करते हैं वो सारे के सारे मेथड्स अकाउंटिंग कंसेप्ट पे ही बेस्ड होते हैं। सो हेयर अकाउंटिंग कन्वेंशन आर बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कंसेप्ट। नेक्स्ट इज अकाउंटिंग कंसेप्ट आर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ while accounting convention are established by common accounting practice। जो हमारा accounting concept है वो law के द्वारा established किया हुआ रहता है और जो convention है वो basically एक agreement होता है कि किस type से हमें उसे follow करना है, उस procedures को, method को implement करना है। Next is accounting concept have universal while accounting convention need not have universal application। जो accounting concept है वो universally applicable होता है, सारी तरह हर जगह उसे सेम ट्रीट किया जाता है और वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। लेकिन जो अकाउंटिंग कन्वेंशन है उसमें वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस हो सकती हैं नीड के अकॉर्डिंग। सो हियर वी सी अकाउंटिंग कंसेप्ट। फर्स्ट अकाउंटिंग कंसेप्ट इज एंटिटी कंसेप्ट। अब ये एंटिटी कंसेप्ट क्या होता है उसको हम डिटेल में समझते हैं। Entity concept state that business enterprises is a separate identity apart from its owner। Entity concept ये बताता है कि जो businessman है और जो business है ये दोनों separate entity हैं। businessman अलग है और जो businessman ने जिस business को start किया है वो अलग है। दोनों दो individual, दो separate entity हैं, दोनों की दो separate identity है।
जैसे कि एक बिजनेसमैन जब कैपिटल इन्वेस्ट करके अपना एक बिजनेस प्रिपेयर करता है, तो बिजनेस लाइबल होती है कि उसे बिजनेसमैन को ऑब्लिग्ड होती है बिजनेसमैन के लिए कि उसे बिजनेसमैन को वो कैपिटल पे करना है। तो यहाँ पे जो बिजनेसमैन है और जो बिजनेस है, दोनों दो सेपरेट एंटिटी होती है अकॉर्डिंग टू एंटिटी कंसेप्ट। अब जो भी बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स होंगे, जो बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स होंगे, वो एंटिटी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसे रिकॉर्ड किया जाएगा। और जो बिजनेसमैन है उसकी जो भी पर्सनल ट्रांजेक्शन्स होंगी उसको बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, उसको बिजनेसमैन अपने पर्सनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रजिस्टर करेगा। जो ये बिजनेस होता है वो लाइबल होता है ऑनर के लिए, जो बिजनेसमैन है उसके लिए, जो कैपिटल इन्वेस्ट करता है बिजनेस में उसके लिए वो कैपिटल बेसिकली बिजनेस के लिए लाइबिलिटी होती है जो कि ऑनर ने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किया होता है। सो हेयर बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर द सेपरेट एंटिटीज अकॉर्डिंग टू एंटिटी कंसेप्ट। नेक्स्ट कंसेप्ट इज मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। Only those transactions which can be measured in terms of money are recorded। अब अकाउंटिंग के अंदर उसी ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड करेंगे जो कि मनी के टर्म में मेज़र किया जा सकता है। जो भी ट्रांजेक्शन्स जो भी मनी के टर्म में मेज़र किए जा सकते हैं, जो इकोनॉमिक नेचर के हैं, उसे ही हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, जो कि फाइनेंशियल नेचर के हैं। जो भी अब जैसे कि बिजनेस के अंदर कोई स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट होती है, कोई प्लान, कोई पॉलिसीज फॉर्मुलेट होती है, तो उन सारी चीज़ों को हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ओनली मनी मेजरमेंट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो भी ट्रांजेक्शन्स मनी के टर्म में मेजर हो सकता है उसे ही हम बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट इज गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो बिजनेस है उसका एक कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक लाइफ नहीं है, वो उसका इंडेफिनिट लाइफ है। लॉन्ग टर्म बिजनेस जो है स्टे करता है, बिजनेस का कोई पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कुछ कि आज हुआ और कल बंद हो गया। जो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है वो हमें बताता है कि उसके बेसिस पे ये देखा जाता है कि बिजनेस जो है कंटिन्यू रन करने वाली है, उसके बेसिस पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर किया जाता है। जैसे कि बिजनेस जो है अपने बिजनेसमैन बिजनेस के लिए एसेट्स परचेज करती है, तो उस एसेट्स पे डेप्रिशिएशन चार्ज किया जाता है। उस एसेट्स की वैल्यूज जो उसकी एक स्पेसिफिक लाइफ है उस तक उसकी वैल्यूज को डेप्रिशिएट किया जाता है, उस पर डेप्रिशिएशन चार्ज करके। ये बिकॉज इसलिए होता है क्योंकि बिजनेस जो है वो गोइंग कंसर्न है, वो हमेशा कंटिन्यू जो है वो चलेगा, वो कभी भी अभी एट सडन बंद नहीं हो सकता। सो according to going concern concept, the business will have indefinite life unless there is an evidence to the contrary. The financial statements are normally prepared on the assumptions that an enterprise is a going concern and will continue in the operation for the foreseeable future. यहाँ पे जो बिजनेस है वो कंटिन्यू रन होगा, उसकी एक इंडेफिनिट लाइफ है, कोई भी डेफिनिट लाइफ नहीं है कि वो आज है और कल बंद हो जाएगा। वैसे नहीं, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर होता है बिजनेस के अंदर वो इसी बेसिस पे प्रिपेयर होगा कि बिजनेस जो है गोइंग कंसर्न है, कंटिन्यू ऑपरेट होने वाला है। नेक्स्ट इज अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अब बेसिकली एक बिजनेसमैन जब बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसे अपने बिजनेस के रिजल्ट के बारे में भी जानना होता है कि उसकी बिजनेस की क्या पोजीशन है। तो विद इन अ पर्टिकुलर पीरियड, मतलब एक पर्टिकुलर पीरियड के अंदर क्या उसकी बिजनेस की पोजीशन है, तो उसके बिजनेस की पोजीशन को जानने के लिए इसके अंदर जो एक कंसेप्ट है वो है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। मतलब कि एक बिजनेस का जो लाइफ है उसको बेसिकली इसके अंदर डिवाइड किया गया है अप्रोप्रिएट सेगमेंट्स के अंदर, जिस सेगमेंट में देखा जाता है कि विद इन बेसिकली यहाँ पे एक फाइनेंशियल ईयर लिया गया है जो कि 12 मंथ का है फाइनेंशियल ईयर। उसके अंदर देखा जाता है कि विद इन अ फाइनेंशियल ईयर बिजनेस की क्या पोजीशन है। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट के according to this concept, the life of the business is divided into appropriate segment for studying the result shown by business after each segment. 12 month is normally accepted for this purpose, and the accounting period concept facilitate in कंपेयरिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ डिफरेंट पीरियड। बेसिकली जो अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट है उसके अकॉर्डिंग जो भी हम सेपरेट विद इन मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जो है बिजनेस को
बिजनेस की जो भी फाइनेंशियल पोजीशन है उसको चेक करते हैं, तो ये हमें एक प्रोवाइड करता है कि हम जो भी हमारा जो प्रीवियस पोजीशन है और जो अभी का पोजीशन है उसको हम कंपेयर कर सकते हैं कि बिजनेस की क्या स्टेटस है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट के थ्रू। नेक्स्ट इज कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट के according to cost concept, the various assets acquired by a concern or firm should be recorded on the basis of actual amount involved or spent। इसका मतलब ये होता है कि जो भी असेट्स बिजनेस ने परचेज किया होता है उसे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सेम अमाउंट पे शो करना होता है जिस अमाउंट पे उसने उसे परचेज किया हुआ है। अब जैसे कि एक असेट्स बिजनेस ने 5000 रुपीज़ में परचेज किया है बट भी उसकी मार्केट वैल्यू अगर 15,000 है, तो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में बिजनेस को उसका जो एक्चुअल वैल्यू है उसे ही शो करना पड़ता है, मतलब 5000 ही वो उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एसेट्स की वैल्यू शो करेगा। सो हेयर कॉस्ट कंसेप्ट मीन्स जो एक्चुअल अमाउंट इन्वॉल्व किया गया है उसी को यहाँ पे शो करना है बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर। नंबर 6 इज डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं बिजनेस के अंदर उसके दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक तो रिसीविंग ऑफ बेनिफिट एंड सेकेंड इज गिविंग ऑफ बेनिफिट। जो भी ट्रांजेक्शन्स होता है वो तो उसमें एक बिजनेसमैन बेनिफिट रिसीव करता है और एट द सेम टाइम वो बेनिफिट प्रोवाइड भी करता है, बेनिफिट देता भी है दूसरे पर्सन को। सो बेसिकली जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट पे। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है, असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, दिस इज द अकाउंटिंग इक्वेशन। और अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट पे ही बेस्ड होता है। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि द बिजनेस परचेज फर्नीचर वर्थ ₹10,000। बिजनेस ने एक फर्नीचर परचेज किया 10,000 रुपीज़ का, तो यहाँ पे बिजनेस ने बेनिफिट रिसीव किया एज अ फर्नीचर के रूप में, फर्नीचर के फॉर्म में उसने बिजनेस रिसीव किया कि बिजनेस के पास एक फर्नीचर आया। एंड एट द सेम टाइम बिजनेस हाउसेस पे कैश, दैट इज गिव बेनिफिट टू द सेलर। जब बिजनेस ने परचेज किया फर्नीचर तो उसी टाइम उसने कैश पे किया, तो यहाँ पे दो एस्पेक्ट्स हुए, एक तो बिजनेस ने बेनिफिट रिसीव किया और एट द सेम टाइम बिजनेस ने बेनिफिट दिया किसको, सेलर को, और फर्नीचर के रूप में बिजनेस ने खुद के लिए बेनिफिट रिसीव किया। सो दिस इज द डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। द रिसीविंग एस्पेक्ट इज टर्म्ड एज डेबिट। अब यहाँ पे जो रिसीव करता है बिजनेस, रिसीविंग एस्पेक्ट को हम डेबिट एज अ डेबिट टेक करते हैं और जो गिविंग एस्पेक्ट है उसको एज अ क्रेडिट टेक करते हैं। फॉर एवरी डेबिट देयर इज अ कॉरेस्पॉन्डिंग एंड इक्वल क्रेडिट। यहाँ पे हर डेबिट के लिए उस एक जो है इक्वल क्रेडिट होगा। जैसा कि मैंने बताया कि डुअल एस्पेक्ट्स है, यहाँ पे बेनिफिट जब हम टेक करते हैं तो हम लोग एट द सेम टाइम बेनिफिट देते भी हैं। गिव एंड टेक रिलेशनशिप डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग फॉलो होता है। बेनिफिट जब हम जो भी बिजनेस टेक करता है तो वो एट द सेम टाइम बेनिफिट प्रोवाइड भी करता है। नेक्स्ट इज मैचिंग कंसेप्ट। In this concept, all expenses matched with the revenue of that period should be taken into consideration. In the financial statement of the organization, if any revenue is recognized, then expenses related to earn that revenue should also be recognized. मैचिंग कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जब भी हमारे लिए कोई रेवेन्यू होता है बिजनेस के अंदर, जब भी कोई रेवेन्यू होती है तो उसके पीछे कुछ कॉस्ट इनकर्ड होता है, कुछ कॉस्ट इन्वेस्ट होता है, उसी के बेसिस पे वो रेवेन्यू जनरेट होती है। तो मैचिंग कंसेप्ट के अकॉर्डिंग यही होता है कि हम जो भी एक्सपेंसेस है उसको जो भी रेवेन्यूज है उससे मैच करते हैं और जो भी हमारा उसके बीच का जो भी गैप आता है वो तो या तो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। सो दिस इज द मैचिंग कंसेप्ट। Next is realization concept. According to this concept, revenue is recognized only when a sale is made. If accountant anticipates decrease in value, they count it, but if there is increase in value, they ignore it until it is realized. Basically जो realization concept है उसके अकॉर्डिंग
जो भी रेवेन्यू है जब तक वो रियलाइज नहीं होता उसको तब तक हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इंक्लूड नहीं करते हैं। जैसे कि अगर कोई सेल हो गया है तो गुड्स डिलीवर्ड कर दिया गया तो उस चीज़ को हम बट अभी तक जो है कैश नहीं मिला है बिजनेस को, बट फिर भी बिजनेस जो है उसे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर सकता है। बट जब तक वो सेल प्रॉपरली होता नहीं, कैश में हो या क्रेडिट में हो, तब तक जब तक कि रेवेन्यू रियलाइज नहीं होता तब तक उसे हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रियलाइजेशन कंसेप्ट। यहाँ पे जो भी अकाउंटेंट है जो डिक्रीज इन वैल्यू है उसको वो काउंट करते हैं, और जो इंक्रीज इन वैल्यूज होती है, अगर कोई वैल्यू में इंक्रीजमेंट होता है तो उसको यहाँ पे इग्नोर किया जाता है जब तक कि वो रियलाइज ना हो जाए। नंबर 9 इज एक्रूअल कंसेप्ट। एक्रूअल कंसेप्ट क्या होता है? बेसिकली अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट ऑल एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑकरेंस एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कैश पेड और रिसीव्ड। जैसे कि मैंने बताया कि जो भी कोई ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो कैश में हो या क्रेडिट में हो, अगर एक्सपेंसेस हुए हैं या फिर रेवेन्यूज हुआ है लेकिन उसके लिए जो भी वो हो चुका है, अगर उसके लिए पर्टिकुलर जैसे कि अगर गुड्स सेल करना है तो उसकी डिलीवरी हो गई है लेकिन अभी तक कैश जो है रिसीव नहीं हुआ है, तो उसे हम एक्रूअल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग उसे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। जो भी ट्रांजेक्शन है वो कैश में हो या क्रेडिट में हो, बट अगर ट्रांजेक्शन हो चुका है तो उसे हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जरूर रिकॉर्ड करेंगे अकॉर्डिंग टू एक्रूअल कंसेप्ट। Next concept is disclosure concept. According to this concept, financial statement should disclose all significant information relating to economic affair of the firm. डिस्क्लोजर कंसेप्ट में के अकॉर्डिंग क्या होता है ना कि जो भी फर्म से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना, इंफॉर्मेशन को एज अ नोट बुक्स ऑफ अकाउंट में बताना ज़रूरी होता है कि जो भी उससे रिलेटेड डिफरेंट टाइप्स के इंफॉर्मेशन हैं उसको वहाँ पे डिस्क्लोज किया जाए। जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कंपैरिजन है वो मीनिंगफुल होता है, और जो भी बिजनेस जो भी अपने लिए फ्यूचर डिसीजन टेक करती है वो उसके बेसिस पे टेक कर सकती है। सो डिस्क्लोजर कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो भी बिजनेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है उसको डिस्क्लोज करना नेसेसरी होता है। नेक्स्ट कंसेप्ट इज कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। Consistency concept implies that same accounting principle, method and practice should be used for preparing financial statements year after year. बिजनेसमैन हर फाइनेंशियल ईयर के बाद एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट प्रिपेयर करता है, तो जो भी अकाउंटिंग स्टेटमेंट हर साल जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट एवरी ईयर जो प्रिपेयर होगा तो उसके लिए सेम कंसेप्ट का फॉलो होना ज़रूरी है। अगर सेम कंसेप्ट फॉलो नहीं करते हैं तो जो भी कंपैरिजन है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सो कंसिस्टेंसी कंसेप्ट यही बताता है कि बिजनेस के अंदर जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एवरी ईयर प्रिपेयर होंगे वो सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो करके, सेम कंसेप्ट को फॉलो करके प्रिपेयर किए जाने चाहिए। नेक्स्ट कंसेप्ट इज कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस कंसेप्ट। बेसिकली कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस कंसेप्ट क्या होता है ना कि जो भी बिजनेस के अंदर पॉसिबल लॉसेस है, जो लॉस है उसको बिजनेस के अंदर रिकॉर्ड करना नेसेसरी होता है, उसके लिए प्रोविजन बनाना नेसेसरी होता है, बट जो भी इनकम है, जो भी एक्सपेक्टेड इनकम है उसको हम रिकॉर्ड बिजनेस के अंदर नहीं करते। यही बोलता है कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस कंसेप्ट। प्रूडेंस कंसेप्ट इज द पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ। देयर आर टू प्रिंसिपल, इसके अंदर दो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। क्या है वो? द अकाउंटेंट शुड नॉट एंटिसिपेट इनकम एंड शुड प्रोवाइड ऑल पॉसिबल लॉसेस। एंड नेक्स्ट इज faced with the choice between two methods of valuing and assets, the accountant should choose a method which leads to the lesser value. जैसे कि मैंने बताया कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो भी बिजनेस का एक्सपेक्टेड लॉस है, जो भी पॉसिबल लॉस है, उसी को बस बिजनेसमैन एंटिसिपेट करते हैं, अकाउंटेंट जो है उसी को एंटिसिपेट करते हैं और उसको रिकॉर्ड करते हैं, बट जो भी एक्सपेक्टेड इनकम है उसको एंटिसिपेट यहाँ पे नहीं किया जाता। और यहाँ पे जैसे कि स्टॉक जो है उसको मार्केट वैल्यू जो है और जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है, तो यहाँ पे विच एवर इज लेस उस पर उसे टेक किया जाएगा। तो जब भी हम एसेट्स की बात करते हैं कि उसे उसकी अगर वैल्यू करते हैं कि उसे किस वैल्यू पे टेक किया जाए, तो उसके लिए वैसे मेथड को हमेशा ही चूज़ किया जाता है अकाउंटिंग के अंदर जिससे कि जो एसेट्स है उसकी वैल्यू लेस हो। उस मेथड को ही चूज़ करेंगे जिसमें कि एसेट्स की वैल्यू लेस हो रही हो।
सो कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि जो भी एंटिसिपेटेड लॉसेस हैं, जो भी फ्यूचर लॉस है, उसी को हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, और प्रॉफिट को, जो भी एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है बिजनेस के लिए, उसको हम यहाँ पे रिकॉर्ड बिल्कुल भी नहीं करते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द accounting principle, concept and convention. So friends, if you think this video is helpful for you, then please like, share and subscribe my channel. Thank you.